चलिए आज हम लोग नंबर 6 त्रिभुज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए पहले पुनरावृत्ति कर लेते हैं। त्रिभुज तो आप लोग सबको ही जानते हैं। त्रिभुज कैसे कहते हैं? तीन रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तीन रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। चलिए ध्यान दे दीजिए इसमें ABC एक त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें इसमें ध्यान दीजिए, इस त्रिभुज के शीर्ष कितने होते हैं? 3 शीर्ष होते हैं। एक शीर्ष है, दो भुजाएं जहां पर मिट करती है उसे क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। तो 3 शीर्ष है, A, B और C। इसके 3 कोण होते हैं। कौन कौन सा कोण है? A, B और C। ठीक है, ये त्रिभुज के 3 कोण होते हैं। और इस त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती है? 3 भुजाएं होती है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी 3 भुजा है? AB भुजा है, BC भुजा है और AC है, CA। ठीक है, तो ये त्रिभुज होते हैं। त्रिभुज फिर कितने प्रकार के होते हैं? ये हम लोग क्लास 9 में पढ़े हैं। त्रिभुज को कितने वर्गों में बांटा गया है? 6 प्रकार के वर्ग। ठीक है, भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। भुजाओं के आधार पर ध्यान दीजिए, इसमें भुजाओं के आधार पर पहला होता है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है? समान होती है, उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, वह त्रिभुज जिसकी केवल 2 भुजाएं समान होती है उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, हाँ, इसमें क्या होती है? कोई भी भुजा आपस में समान नहीं होती है। तो भुजाओं के आधार पर हो गया 3 प्रकार। पहला हो गया समबाहु, दूसरा समद्विबाहु, तीसरा हो गया विषमबाहु। अब कणों के आधार पर चलिए कणों के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होते हैं? वह त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होता है? समकोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, दूसरा होता है नुन्नी कोण त्रिभुज। नुन्नी कोण त्रिभुज क्या होते हैं? वह त्रिभुज होता है जिसके सभी कोण क्या होते हैं? नुन्नी कोण। नुन्नी कोण का मतलब क्या होता है? 0 डिग्री से अधिक होता है और 90 डिग्री से कम। ठीक है, और तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? हाँ, वह त्रिभुज जिसका केवल एक कोण होगा। एक कोण क्या होगा? अधिक कोण होगा। अधिक कोण मतलब 90 डिग्री से अधिक होगा, 180 डिग्री से कम होता है। ठीक है, हाँ, एक कोण होगा ओनली। ठीक है, अब इसमें त्रिभुज के गुणधर्म में हमने देखा था, इसमें त्रिभुजों का योग, त्रिभुज के 3 कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, तो पिछला क्लास हम लोग क्लास 9 में त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में पढ़े हैं। याद कीजिए, पढ़े हैं ना? तो त्रिभुज की सर्वांग समता यानी कि सर्वांग समता क्या होते हैं? ऐसी 2 आकृतियां होती है जिसके आकार एवं आमाप क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, जिसके आकार और उसके आमाप मतलब उसकी माप भी क्या होती है? बराबर होती है। जैसे कि उदाहरण के लिए 5 रुपया का 2 कॉइन लीजिए। एक 5 रुपया का कॉइन है, एक 5 रुपया का कॉइन। तो 2 5 रुपया का जो कॉइन होते हैं उसके आकार क्या होते हैं? गोलाकार होते हैं। और इसके माप, इसका जितना त्रिज्या होता है इसका भी त्रिज्या उतना ही होता है। अगर एक कॉइन को दूसरे के ऊपर रखते हैं तो उसको पूरा पूरी क्या होता है? ढक जाता है। तो ऐसी आकृति को क्या नाम दिया गया था? सर्वांग समाकृति। ठीक है, तो वो हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी हम लोग ऐसी 2 आकृति के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके से 2 आकृति के बारे में डिस्कस करेंगे
जिसके आकार समान होते हैं परंतु अमाप समान होने की आवश्यक नहीं। ठीक है, तो ऐसी आकृति को नाम दिया गया है क्या? समरूप आकृतियां। चलिए हम लोग क्लास 9 को आप लोग याद कीजिए, उसमें जो हम लोग पढ़े थे किसके बारे में? सर्वांग सम आकृतियां। सर्वांग सम आकृतियां, ठीक है। सर्वांग सम आकृतियां पहले क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा पुनरावृत्ति कर लेते हैं। चलिए, सर्वांग सम आकृतियां अभी हमने बताया कि ऐसी दो आकृतियां होती है जिसके आकार एवं अमाप क्या होते हैं? समान होते हैं, यानी कि जिसके आकार और अमाप समान होते हैं। जैसे उदाहरण अभी हम दिए कि 5 रुपए के 2 सिक्के, दोनों के आकार समान होते हैं। अमाप मतलब उसके जो माप होती है वो एक के ऊपर दूसरे को रख देंगे तो दोनों क्या होती है? ढक जाते हैं। ठीक है, जैसे और उदाहरण इसमें दैनिक जीवन में बताइए। जैसे कि और एक हम उदाहरण बताते हैं आपको, जैसे एक ही कंपनी, जैसे कि पार्ले जी कंपनी का बिस्किट, देखिएगा एक ही कंपनी का जो बिस्किट होता है उसके आकार और अमाप क्या होते हैं? समान होते हैं। एक बिस्किट के ऊपर दूसरा बिस्किट रखते हैं तो उसको पूरा पूरी ढक लेता है। तो ऐसी आकृति को क्या कहते हैं? सर्वांग सम आकृतियां कहते हैं। चलिए आप लोग बताइए और दैनिक जीवन में कुछ सर्वांग सम आकृतियां का उदाहरण। एक ही कंपनी का चेयर, बहुत अच्छा, एक ही कंपनी का होना चाहिए। ठीक है, जैसे एक ही कंपनी का या एक ही कंपनी का ईंट सर्वांग सम होती है। तो ऐसी हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी आकृतियां होती है जिसके आकार और अमाप क्या होते हैं? समान होते हैं। जैसे और भी उदाहरण दे सकते हैं, एक ही कंपनी का ब्लेड भी होता है ना, एक ही कंपनी का ब्लेड जो होता है उसके आकार और अमाप भी क्या होते हैं? समान होते हैं, यानी कि एक के ऊपर दूसरा का अगर हम रखेंगे वो उसको पूरा पूरी क्या करेगा? ढक लेगा। तो ऐसी आकृतियां को क्या नाम दिया गया है? सर्वांग सम आकृति। ठीक है, तो आज हम लोग जो है हम एक ऐसी आकृति के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके आकार तो समान होते हैं लेकिन अमाप समान होना आवश्यक नहीं। तो ऐसी आकृति को क्या कहते हैं? समरूप आकृतियां। ठीक है, चलिए पहला लिखेंगे इसमें समरूप आकृतियां। समरूप आकृतियां, इसका डेफिनेशन लिख लेंगे। ऐसी दो आकृतियां जिसके आकार समान होते हैं परंतु अमाप समान होना आवश्यक नहीं, उसे समरूप आकृतियां चलिए इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। इसमें हमने क्या कहा कि ऐसी दो आकृतियां होती हैं जिनके आकार तो समान होते हैं लेकिन उसके माप जो होते हैं वो समान होना आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, जैसे इसमें हम कुछ उदाहरण लेते हैं। ठीक है, चलिए हम एक वृत्त बनाते हैं। ये क्या है? एक वृत्त है, और एक वृत्त बनाते हैं इसके अंदर में। चलिए इससे और एक वृत्त बनाते हैं, इससे और एक छोटा वृत्त बनाते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, इसमें पहला जो आकृति लिया है इसमें सभी किसका आकृति है? वृत्त का, यानी कि इसकी जो आकार है ये समान है। ये भी गोल आकृति है, ये भी गोल है, ये भी है, ये भी है, यानी कि आकार समान है। लेकिन ये देखिए बड़ा है, ये उससे छोटा, ये इससे छोटा है कि नहीं, है ना? और ये सबसे देखिए सभी में से छोटा है। ठीक है, वृत्त है। ठीक है, इसलिए ये आकृतियां क्या कहलाएंगे? समरूप आकृति। ठीक है, आकार समान है लेकिन उसका माप समान होना आवश्यक नहीं, उसे क्या कहेंगे? समरूप आकृति।
ठीक है। जैसे फिर देखिए दूसरा उदाहरण लेते हैं। चलिए एक वर्ग बनाते हैं, एक वर्ग है, चलिए इससे और एक छोटा वर्ग बनाते हैं, एक वर्ग है। चलिए इससे बड़ा वर्ग बनाते हैं, एक वर्ग है। चलिए और एक छोटा वर्ग बनाते हैं। ये सभी जो आकृतियां हैं किसकी आकृतियां हैं? वर्ग की आकृतियां हैं। लेकिन ध्यान दीजिए इसमें ये सभी जो आकृतियां हैं इसके आकार क्या है? समान है। ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है ना। यानी कि वर्ग के जो गुणधर्म होते हैं इसकी सभी भुजाएं क्या है? बराबर है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। ठीक है, तो ये सभी आकृतियां क्या है? वर्ग के हैं, लेकिन आकार तो समान है। लेकिन अब आप देखिए ये इससे बड़ा है ना, ये दोनों से सबसे बड़ा देखिए ये वाला है और सबसे छोटा ये वाला है। ठीक है, लेकिन सभी जो है आकृति किसके हैं? वर्ग के हैं। ठीक है, इसलिए ये आकृति क्या कहलाएंगे? समरूपक। आ रहा समझ में? इसी तरह से चलिए हम समबाहु त्रिभुज का उदाहरण लेते हैं। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, एक छोटा बनाते हैं, चलिए इससे और एक थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ये सभी किसकी आकृतियां हैं? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये बड़ा है, देखिए सबके आकार समान है, सभी समबाहु त्रिभुज हैं। लेकिन कोई छोटा है कोई बड़ा है, लेकिन सभी समबाहु त्रिभुज भी क्या होते हैं? समरूप। तो आगे समझ में समरूप आकृतियां क्या है? तो समरूप आकृति किसे कहेंगे? जिसके आकार समान हो लेकिन आमाप का समान होना आवश्यक नहीं है। अगर ध्यान दीजिए, अगर आमाप समान हो जाता है, आकार भी समान है और माप भी समान है, तो क्या आकृति कहते हैं? सर्वांग समाकृतियां कहा जाता है ना। और सर्वांग समाकृतियां जो होती है वो सभी आकृति क्या कहेंगे? समरूप कहलाएंगे। आ रहा समझ में? सभी सर्वांग समाकृतियां क्या होते हैं? समरूप होते हैं। लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आया कि नहीं समझ में? सर्वांग समाकृतियां जैसे 2 5 रुपये का कॉइन सर्वांग सम है आपस में, है कि नहीं? यानी कि एक के ऊपर एक रखेंगे तो पूरा पूरी ढक जाएगा। तो दोनों सर्वांग सम, जो 5 रुपया का कॉइन है सर्वांग सम है, तो वो समरूप भी कहलाएंगे। समरूप है कि नहीं? समान आकार है, माप भी समान है। लेकिन इसमें बोला गया कि माप अगर समान नहीं है तो भी उसे क्या कहते हैं? समरूप कहते हैं। अगर माप समान हो भी जाता है तो भी क्या कहलाएगा? समरूप। ठीक है, आए समझ में? तो सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी वर्ग समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। चलिए अभी हमने क्या देखा? पहला इसमें पॉइंट, चलिए पहला पॉइंट क्या हुआ? सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। और सभी वृत्त समरूप होते हैं, लेकिन सब वृत्त जो है सर्वांग सम कब होगा? जब इसकी त्रिज्याएं क्या है? बराबर होगी। ठीक है, जैसे कि अभी बताया इसमें कि एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या माने 2 सेंटीमीटर और एक दूसरा वृत्त है, इसकी भी त्रिज्या क्या है? 2 सेंटीमीटर है। तो दोनों वृत्त क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। और सर्वांग सम आकृतियां क्या होती है? समरूप होती है। इसलिए ये दोनों वृत्त सर्वांग सम के साथ साथ समरूप भी हो। ठीक है, और दूसरा इसमें बताए कि मान लीजिए एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या अगर 2 सेंटीमीटर है और एक दूसरा वृत्त है, इसकी त्रिज्या अगर 3 सेंटीमीटर है, तो दोनों आकृतियां सर्वांग सम नहीं है, लेकिन दोनों आकृतियां क्या है? समरूप है। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं कि सर्वांग सम आकृतियां समरूप होते हैं, लेकिन समरूप आकृतियां सर्वांग सम का होना आवश्यक नहीं है। क्लियर? चलिए दूसरा पॉइंट में लिखेंगे, सभी वृत्त का जैसे बात किए तो सभी वर्ग भी क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ठीक है, चलिए सभी समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। अब इसमें ध्यान देंगे, इसमें सभी
सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती है, परंतु सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम का होना आवश्यक नहीं है। ये चीज ध्यान देंगे इसमें कि सभी सर्वांग सम जो आकृतियां होती है वो समरूप होते हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती। क्लियर? चलिए इसको लिख लीजिए। चलिए अभी एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। चलिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं एक कार्डबोर्ड की सहायता से। ठीक है, ध्यान दीजिए, एक कार्डबोर्ड की सहायता से हम एक बहुभुज बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक हम बहुभुज बनाए हैं एक कार्डबोर्ड की सहायता से। इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, एक टेबल के ऊपर क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ स्कूल का यहाँ में एक बल्ब लगा है, इस बल्ब के ठीक नीचे नीचे एक टेबल रखते हैं और टेबल के ऊपर इस कार्डबोर्ड से बना एक चतुर्भुज जो है उसको रखते हैं। रख लेंगे तो क्या बनेगा, इसका परछाई बनेगा नीचे। ठीक है, इसका मान लीजिए परछाई बनता है, यहाँ नीचे इसका परछाई बनता है। तो इसका परछाई जो बनता है ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश बना। ठीक है, तो इसमें ध्यान देंगे इसका जो परछाई जो है शीर्ष ए का कौन सा बन रहा है, ए डैश, बी का बी डैश बन रहा है, आ रहा समझ में, सी का बन रहा है सी डैश और डी का बन रहा है डी डैश। ठीक है, यानी कि अगर हम सांकेतिक रूप में लिखना चाहें इसमें ए का जो है शीर्ष किसके साथ हो रहा है, ए डैश के साथ, बी का बी डैश के साथ, सी का सी डैश के साथ, डी का डी डैश के साथ। ठीक है, अब दूसरा चीज ध्यान देंगे इसमें, ये शीर्ष तो हो गया एक ए डैश। अब ध्यान दीजिए ए वाला कोण कौन सा बन रहा है, ए डैश, ए का कोण ए डैश के साथ, बी का कोण बी डैश के साथ, यानी कि एंगल ए बराबर होगा एंगल ए डैश के साथ, होगा कि नहीं, एंगल बी का बराबर होगा एंगल बी डैश के साथ, सी एंगल बराबर होगा सी डैश के साथ और डी एंगल बराबर होगा डी डैश के साथ। लेकिन इसमें ध्यान दीजिए जो छाया बनता है, मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है, और यहाँ लाइट है तो मेरा छाया इधर बन रहा है। देखिएगा छाया कभी क्या होता है, जब सुबह देखिएगा छाया मेरा क्या बनता है, बड़ा बनता है ना, जब दोपहर हो जाता है सनलाइट इधर आ जाता है तो छाया मेरा छोटा बनता है। तो छाया तो मेरा ही है, कभी बड़ा बन रहा है कभी छोटा बन रहा है। तो इसमें भी क्या है कि ये जो छाया है, मान लीजिए इतना बड़ा लिए हैं हम एक चतुर्भुज, तो उसका ऐसा नहीं कि उतना बड़ा ही बनेगा, उससे बड़ा बन सकता है, छोटा बन सकता है, बराबर भी बन सकता है। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या होगा, ध्यान दो इसमें, तीसरा कंडीशन क्या होगा, ए बी का जितना लंबाई है और ए डैश बी डैश का लंबाई का अनुपात जो है वो समान होगा। ठीक है, उसका बी सी, उसका बी डैश सी डैश, इसका सी डी, इसका सी डैश डी डैश, इसका ए डी, इसका ए डैश डी डैश का सभी भुजाओं का लंबाई क्या होगा, भुजाओं का लंबाई का जो अनुपात है वो समान होगा। ध्यान दो, मान लो ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 10 हो सकता है। ठीक है, ये मान लो 4 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर बन रहा है। ये मान लो 5 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर बन रहा है। ये 4 सेंटीमीटर है तो ये 8 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या हो रहा है,
कंडीशन इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि उसके कोण बराबर हो रहे हैं और भुजाओं का अनुपात क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, भुजाओं का अनुपात। तो इससे ये पता चल रहा है कि समान भुजाओं की लंबाई वाला दो बहुभुज तभी समरूप होगा। ये दोनों कौन सी आकृति होगा, समरूप आकृति है कि नहीं, छाया से बन रहा है, उसी का छाया से बन रहा है, इसका छाया से ये वाला बना है, तो ये इसका समरूप आकृति है, ये जैसा था वैसा ही आकृति बनेगा, ठीक है। लेकिन हो सकता है उसका माप में छोटा बड़ा हो सकता है, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या देख रहे हैं इसमें, पहला कंडीशन क्या देख रहे हैं, देखिए इसमें समान भुजाओं वाला दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि, पहला कंडीशन हमने क्या देखा, इसके सभी संगत कोण क्या होते हैं, बराबर, इसके संगत कोण बराबर होते हैं, इसके संगत कोण बराबर हो। दूसरा कंडीशन क्या होने चाहिए, संगत भुजाएं समानुपाती हो, ठीक है। यानी कि समान भुजाओं वाला दो बहुभुज तभी समरूप कहलाएगा यदि पहला कंडीशन संगत कोण बराबर होना चाहिए, ठीक है, और संगत भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। आगे समझ में, तो समान भुजाओं वाला दो बहुभुज तभी समरूप होगा जब इनके संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं समानुपाती। संगत भुजाएं क्या होना चाहिए, समान अनुपात में होना चाहिए। बराबर होने से भी होगा, बराबर होने से क्या बन जाएगा, सर्वांग सम बन जाएगा, और सर्वांग सम आकृतियां क्या होती है, समरूप। और बराबर नहीं है, भुजाओं का अनुपात अगर समान होगा तभी ये क्या कहलाएगा, समरूप आकृति। आइए समझ में, चलिए इसको और उदाहरण के तौर पर समझते हैं, इसको लिखो। चलिए अभी हमने क्या जाना कि समान भुजाओं वाला दो बहुभुज तभी समरूप होगा जब इसके संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर, और संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती, ठीक है। चलिए अभी ध्यान देंगे इसमें। चलिए कुछ उदाहरण देते हैं, आपको बताना है ये समरूप है या फिर नहीं, ठीक है। ए बी सी डी हम एक वर्ग लिए हैं, वर्ग का चलिए सभी कोण बराबर है 90 डिग्री। चलिए भुजा 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए दूसरा एक वर्ग लेते हैं। चलिए इसको नाम देते हैं पी क्यू आर एस, ठीक है। ये 2.5 सेंटीमीटर, ये 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। चलिए बताइए क्या ये दोनों आकृति समरूप है, क्यों है, पहला देखिए इसके संगत कोण बराबर है ना, एंगल ए बराबर है, एंगल बी बराबर है, एंगल सी बराबर एंगल आर, और एंगल डी बराबर एस। संगत कोण बराबर, और भुजाएं देखिए ये 5 है, ये 2.5 है, ठीक है। ये बटा ये करेंगे तो कितना होगा, 2/1, ठीक है। इसका भी उतना ही आएगा, इसका भी उतना आएगा, इसका भी उतना ही आएगा अनुपात। तो भुजाओं का अनुपात समान और संगत कोण बराबर, इसलिए दोनों बहुभुज क्या है, समरूप। क्लियर। चलिए दूसरा उदाहरण देते हैं, आपको बताना है इसमें। चलिए दूसरा उदाहरण देते हैं इसमें। ये 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर, और इसका सभी कोण क्या है, समकोण है। चलिए दूसरा एक बनाते हैं, नाम देते हैं इस तरह से पी क्यू आर एस।
चलिए इस आकृति में आपको बताना है इसमें ये समरूप है या नहीं, ठीक है। 4.5 ये भी 4.5। चलिए बताइए, समरूप नहीं है, क्यों नहीं है? हाँ, भुजाओं का अनुपात समान नहीं है। देखिए संगत कोण बराबर है, ध्यान दो, ए का पी के साथ, बी का क्यू के साथ, सी का आर के साथ, डी का एस के साथ, ये भी 90 डिग्री, ठीक है। संगत कोण बराबर है, लेकिन भुजा इस पर ध्यान दीजिए, ये 4.5 ये 4.5, ये 5.5 ये 4.5, यानी कि ये एक वर्ग है और ये एक क्या है, आयत है। एक वर्ग का आकृति है और एक आयत का आकृति है, इसकी लंबाई चौड़ाई है ना, कोण तो बराबर है लेकिन भुजाओं का अनुपात समान नहीं है, इसलिए दोनों आकृति क्या नहीं है, समरूप नहीं है। क्लियर। चलिए तीसरा उदाहरण देते हैं, आपको बताना है। तीसरा उदाहरण इसमें आपको बताना है समरूप है या फिर नहीं, ठीक है। चलिए 2.1 नाम देते हैं। एक आकृति एबीसीडी है, इसकी सभी भुजाएं कितना दिया है। चलिए दूसरा एक आकृति लेते हैं, ये 4.2। चलिए बताइए समरूप है क्यों है? ध्यान दो, इसमें भुजाएं का अनुपात बराबर है लेकिन कोण बराबर नहीं है। केवल भुजाओं का अनुपात बराबर होने से जो बहुभुज है वो समरूप नहीं होते हैं। दो कंडीशन होना चाहिए, कोण भी क्या होना चाहिए, संगत कोण बराबर और संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए, ठीक है, तब जाके दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप। आ गया समझ में, क्लियर है कि नहीं। इसी से आधारित एक्सरसाइज 6.1 का सवाल बनेगा और उसको आप लोग आसानी से बना सकते हो। क्वेश्चन देखो, इसमें जितना हम बता दिए वहां से 6.1 सवाल अपने से ही बन जाएगा, आप लोग अपने से ही बना लीजिएगा उसको। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट एवं शेयर जरूर करें।